नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है। बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम बघेल लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। प्रदेश में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए सरकार ने कमर कस ली है और अब सीएम बघेल ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी खर्च पर कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसके बाद भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। आखिर कैसे कंट्रोल होगा कोरोना और क्यों लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, आज आपके मुद्दे में चर्चा इसी पर। लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना हर दिन पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अस्पतालों में बुरा हाल है। इलाज के लिए लोग परेशान हैं और बीतते समय के साथ हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। कुछ जिलों में तो संक्रमण का स्तर 50% के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अस्पतालों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसकी तस्दीक खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो आंकड़े और भी ज्यादा आ सकते हैं। बहुत चिंताजनक जो मृत्यु का आंकड़ा है, ये प्रतिशतता भी बढ़ रही है। एक से ज्यादा 1.3, 1.2, 1.9, 1.19 तो नहीं, 1.19 के दर से मृत्यु अब हो रही है। ये बहुत चिंताजनक है। टेस्टिंग हम अगर बढ़ाते हैं, जो हमने लक्ष्य रखा है कि 60,000 हो सकता है 70,000 तक भी हम टेस्टिंग को ले जाएं, तो टेस्टिंग अगर बढ़ेगी तो आंकड़ा बढ़ेगा। 20,000 भी पहुंच जाएगा तो बड़ी बात नहीं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी खर्च पर कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्विटर के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसका खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासत भी पूरे शबाब पर है। सीएम बघेल के ट्वीट पर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि ये तो सरकार को करना ही चाहिए था। साथ ही बीजेपी ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए आंकड़ों के साथ हेराफेरी का आरोप भी लगाया है। में जो कोरोना की भयावह, भयंकर और गंभीर स्थिति बनी है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज है। सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। और कभी इनके कोई मंत्री बोलते हैं केंद्र सरकार मुफ्त में उपलब्ध करवाए। मैंने पहले भी कहा था, ये सरकार अब कटोरा लेकर मांगना बंद करे। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास में साधन है, उन साधनों से ये सरकार कार्रवाई करे और 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन की जो योजना केंद्र सरकार ने दी है उसको पूरा करे। जितने आरोप लगाए, लेकिन सच तो यही है कि छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहद खराब है। सरकार भी हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन तक की व्यवस्था की जा रही है। अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये तमाम कोशिशें कोरोना की बढ़ती रफ्तार के आगे बेबस नजर आ रही हैं। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो ये फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति है और इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संदीप दवे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अरुण साव हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव जी के पास ही सबसे पहले चलेंगे हम। सिंहदेव सर, जिस तरह की स्थिति है इस वक्त छत्तीसगढ़ में, क्या आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी में सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई? क्योंकि डॉक्टर्स अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर हम स्ट्रैटेजी बनाते तो ना रेमडेसिविर की कमी पड़ती, ना ऑक्सीजन की कमी पड़ती। पैनिक ज्यादा कर गए लोग, जागरूकता की कमी रह गई, इसीलिए हर कोई अस्पताल की तरफ भागना शुरू हो गया। क्या इसे आप मानते हैं, या क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं और हमने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी होने लग गई, चोरी होने लग गए, ये आपाधापी आखिरकार क्यों हुई छत्तीसगढ़ में? ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। आप विश्वास नहीं मानेंगे तो मेरे पास फोन दिल्ली से आ रहे हैं। नहीं सर, क्योंकि स्पेसिफिक सवाल छत्तीसगढ़ के लिए था, क्योंकि छत्तीसगढ़ की डिबेट है और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री। रेमडेसिविर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने रेमडेसिविर के संबंध में सवाल पूछा है जी। तो रेमडेसिविर की किल्लत पूरे हिंदुस्तान में है। जो मैंने आपको बताना चाहा था
ये मेरे पास फोन आ रहे हैं हर प्रांत से कि हमको 2, 5, 10, 40 रेमडेसिविर उपलब्ध करवा सकते हैं क्या। तो सप्लाई की स्थिति जब कमजोर होती है, टाइट होती है, तब ये स्थिति बनती है कि आपको मार्केट में काला बाजारी की स्थिति और ऐसे कमी की स्थिति हमको देखना। मैं इस समय मेरी आदत भी नहीं है कि मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के जाल में फंसूं। एक सही स्थिति आपके सामने रख रहा हूं कि देश में वैक्सीन का निर्माण, रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्माण उतना नहीं है जितना मांग आ गई है। आपने प्लानिंग की बात की, तो आप बिल्कुल उसको कह सकते हैं कि किसी ने, कम से कम मैंने इसका अनुमान कभी नहीं लगाया था कि जो सेकेंड वेव है ये पहले वेव के 4 गुना होने वाला है। कोई अगर कहे ईमानदारी से कि हाँ उनने ये अनुमान लगा लिया था कि ये वेव 4 गुना होने वाला है, तो मैं उस बात को भी स्वीकार कर लूंगा। हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे प्रोजेक्शंस देखे थे। सेकेंड वेव, थर्ड वेव, यहाँ तक कि फोर्थ वेव की भी बात है, लेकिन हिंदुस्तान में जो दूसरा वेव आएगा ये पहले वेव से 4 गुना होगा। पहले वेव में जहां 97,800 तक अधिकतम प्रकरण एक दिन में आए थे, वहां हम 3 लाख पार कर जा रहे हैं। ये किसी ने अनुमान लगाया हो तो आप उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। मैंने कम से कम इसका बिल्कुल मैं अनुमान नहीं लगा सका था, और जो अपनी व्यवस्थाएं थी उसको हम रैंप अप कर रहे थे, सेकेंड वेव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चौगुनी वेव आएगी इसका अनुमान मुझे कम से कम नहीं। ठीक। सिंहदेव साहब, एक और चीज़ हुई है, वो ये कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन मुफ्त में देने की बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। और आज ही खबर ये भी आई कि सीरम ने रेट बढ़ा दिए हैं सर। राज्य सरकार को शायद 400 रुपये का रेट तय किया गया है, प्राइवेट अस्पताल के लिए 600 रुपये का रेट तय किया गया है। तो क्या बजट के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से छत्तीसगढ़ सरकार तैयार है अगर मुफ्त में देने की बात आती है तो? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सेशन में ही इस बात को कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार विकल्प के व्यवस्था नहीं करेगी वैक्सीन की तो हम करेंगे। ये तो उसी समय फरवरी महीने में ही उनके तरफ से विधानसभा के पटल पे ही कह दिया गया था। उसके बाद भी उन्होंने न्यूज चैनल से, पत्रिकाओं से, अखबारों से इंटरव्यू में इस बात को कहा था कि अगर केंद्र सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। तो आज जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो पीछे हट रहे हैं, वो 45 साल के नीचे के नागरिकों के लिए इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराएंगे, 30,000 करोड़ रुपए की बात उन्होंने केंद्र के बजट में की थी, लेकिन आज जिन कारणों से वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये वही छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसने अगर किसानों को 5,700, 5,900 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिलाए थे अपने घोषणा पत्र के आधार पे, तो इसमें 1,000 करोड़ के आसपास का खर्चा है। हम प्रायोरिटाइज करेंगे, खर्चे कहीं कटौती होगी, कहीं हम संसाधन जुटाएंगे। ये 1,000 करोड़ के आसपास का खर्चा है, राज्य सरकार उसे करेगी। ठीक, मैं आपके पास लौटूंगा सर। और 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। संदीप दवे जी, जो वर्तमान में स्थिति है, बहुत सारे डॉक्टर्स से सर लगातार हम जब चर्चा करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि इस वक्त बहुत सारे मरीज तो ऐसे हैं जो केवल भाग रहे हैं अस्पतालों की तरफ, उन्हें ज़रूरत नहीं है। कई बार ये भी आ रहा है कि डॉक्टर्स अब सभी लोगों को प्रिस्क्राइब करने लगे हैं कि रेमडेसिविर की आपको ज़रूरत है। ऐसा क्या वाकई हो रहा है? डॉक्टर्स भी क्या सावधानी नहीं बरत रहे हैं और पैनिक में आकर सबको रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं क्या? और जो पेशेंट हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, क्या वो भी पैनिक कर अस्पताल की तरफ पहुंच रहे हैं? क्या वर्तमान स्थिति आप देखते हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं, ये बात ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स लगातार ये कहते हैं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे जो घर पर भी रहकर ठीक हो सकते हैं। देखिए, आपकी बात से मैं रविंद्र जी बहुत ज़्यादा तक के सहमत हूँ कि रेमडेसिविर का हम उतना उपयोग नहीं कर रहे हैं जितना हमको ज़रूरी है। हमको उतना ज़रूरत नहीं है जितना हम उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज़, 80 से 90% मरीज़ वैसे ही ठीक हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार की इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उनको बुखार है तो सिर्फ क्रोसिन टैबलेट की यही आवश्यकता है। बहुत सारी दवाइयों का दुरुपयोग इस वक्त हो रहा है, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो, चाहे वो डॉक्सीसाइक्लिन हो, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो। रेमडेसिविर का उपयोग बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि कहाँ पर करना है। रेमडेसिविर ठीक नहीं करता है मरीज को। रेमडेसिविर सिर्फ एक आपको जल्दी थोड़ा सा त्वरित, मतलब थोड़ा सा आपको ठीक कर सकता है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो रेमडेसिविर कोई चमत्कारिक दवा नहीं है। रेमडेसिविर की कोई आवश्यकता नहीं, उसके क्लासिकल इंडिकेशन है कि आपको रेमडेसिविर कब लगाना है। और आपको एक चीज़ और बताऊं जी, जो रिपोर्ट्स अभी आई हैं, इस बीमारी को सिर्फ 1 साल हुआ है
और इस बीमारी के इस 1 साल में सिर्फ 3 चीज़ें डिफाइन हुई है। या तो आप रेमडेसिविर का उपयोग करेंगे, या आप रेमडेसिविर और स्टेरॉयड का उपयोग करेंगे, या सिर्फ आप स्टेरॉयड का उपयोग करेंगे। तो स्टेरॉयड एक सस्ती साधन उपलब्ध था जिसका कि हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो गलत समय पे कर रहे हैं। पहले हफ्ते में हम स्टेरॉयड को लगा देते हैं जिसका फिर वहीं पर, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैंने कल भी एक कहीं किसी फोरम पे बात कही थी और आज भी मैं उस बात को कह रहा हूँ, 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि निर्णय तुरंत लिया जाए। एक, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पॉलिसी हो कि एक एडमिशन किसको ज़रूरी है, किस मरीज को अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है, ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, इलाज के प्रोटोकॉल्स बड़े क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो उसका क्या किया जाएगा, माइल्डली इन्फेक्टेड है तो क्या किया जाएगा, मॉडरेट डिग्री की इलनेस है तो क्या किया जाएगा, और सीवियर अगर है तो क्या किया जाएगा। ये जब तक डिफाइंड नहीं होगा, और अगर आपको रेमडेसिविर का उपयोग करना है तो आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी कि ये अगर चीज़ें वो पेशेंट की पूरी हो रही हैं उस चेकलिस्ट के तहत, तो ही उसको रेमडेसिविर लगाया जाए। जब तक हम इस प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं डिफाइन करेंगे तब तक इसका दुरुपयोग होता रहेगा, और क्योंकि पब्लिक में उतनी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पूरा प्रिस्क्रिप्शन देने लग गए हैं और लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं, तो खुद डॉक्टर बन रहे हैं। मैं आपके पास अरुण जी आऊं, इससे पहले टी.एस. सिंहदेव जी जो सुझाव दिए हैं, क्योंकि मैंने आपसे भी यही सवाल पूछा था कि शायद पैनिक की स्थिति भी बहुत ज्यादा है। आज मनोचिकित्सक से भी हमारी बात हो रही थी दोपहर में, तो उन्होंने भी ये कहा कि बेशक 2%, 3% लोग पूरे देश में इस वक्त कोविड से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी संख्या ऐसी हो गई जो डर की वजह से या बहुत ज्यादा ज्ञान मिल गया उन्हें फेसबुक के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए, उससे ज्यादा पैनिक हो गए या बहुत ज्यादा समझदार होने लगे और दिमागी स्थिति उनकी इस वक्त बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो सुझाव आए हैं संदीप दवे जी की तरफ से कि हमें एक पॉलिसी बना देनी चाहिए, पेशेंट्स भर्ती कैसे होंगे, उनका इलाज कैसे होगा, कुछ अच्छे और डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद एक पॉलिसी निर्धारित कर दें, तो क्या बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं अस्पतालों में? निश्चित रूप से अगर सब इसका पालन करें, डॉक्टर साहब से भी हम लोग सलाह लेते हैं, लगातार सलाह लिया है। पहले दिन कोरोना के संक्रमण से मार्च बल्कि जनवरी फरवरी 2020 से हम डॉक्टर दवे का और ऐसे डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके शुक्रगुजार भी हैं, उनकी सलाह हम लोग को लगातार मिलती रही है। और जो पॉलिसी, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी की बात है, ये ऑन पेपर हमने करके भी रखा है। दिक्कत क्या होती है कि कोई पेशेंट है, वो हमारे डेस्क पे नहीं आते, वो सीधे अस्पताल पे पहुंच जाते हैं। अगर हर पेशेंट इतना सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, हर व्यक्ति अगर इतने सेल्फ डिसिप्लिन होंगे कि नहीं वो सरकारी नंबर है या सरकारी डेस्क है, वहां पर पहले जाएं और फिर जहां उनको बताया जाएगा कि इस अस्पताल में जाना है, तब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऐसी स्थिति बन जाएगी। ऐसी व्यवस्था बनाने के बाद होता ये है कि पेशेंट सीधे अस्पताल में चले जाते हैं, तो वहां पर नियंत्रण कर पाना अस्पताल के लिए भी और शासन के लिए भी, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, बहुत दिक्कत हो जाती है। और अमूमन ये भी देखा जा रहा है कि जब पेशेंट बहुत सीरियस हो जाते हैं तब वो सीधे किसी अपने परिजन को लेके मानिंद अस्पताल के पास पहले जाना पसंद करते हैं, एम्स में जाना पसंद करेंगे, डॉक्टर साहब के अस्पताल में, डॉक्टर दवे के अस्पताल में जाना पसंद करेंगे, रायपुर मेडिकल कॉलेज में आना पसंद करेंगे, और ऐसे अस्पताल हैं जिनका नाम है, जिनके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है या विश्वास जुड़ा हुआ है, तो सीधे वहां चले जाते हैं। ये प्रैक्टिकल दिक्कत आती है। वरना जो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब की ही सलाह से और ऐसे सीनियर डॉक्टर्स की सलाह से गवर्नमेंट ने ऐसी ही पॉलिसी बना रखी। ठीक, अरुण साहू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, जो कल प्रधानमंत्री का पूरा भाषण रहा, जो केंद्र की तरफ से अलाउ किया गया 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए, सर बहुत ज़्यादा उससे स्पष्टीकरण नहीं आ पाया कि क्या पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है। जो 50% स्टॉक अगर केंद्र सरकार अपने पास रखेगी तो उसका उपयोग किस तरीके से होगा, क्या इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन आएगी, या साफ है कि राज्य सरकारों को ही जिम्मेदारी निभानी है पूरी तरीके से अब 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वैक्सीनेशन की? अरुण जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं टी सिंहदेव सर आपके पास फिर से आ रहा हूं। ऑक्सीजन को लेकर आपने कहा कि कमी नहीं है ऑक्सीजन की, लेकिन सप्लाई चेन में कमी आ रही है। इसके अलावा जो हमें सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है उसे स्टॉक करने के लिए, उसकी कमी आ रही है। तो ये चीज़ें सर कब तक दुरुस्त हो सकती हैं छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में? मैं इस सवाल का जवाब दूं उसके पहले अरुण जी से जो आपने सवाल पूछा था, उसके संदर्भ में एक मेरे मन में बात आई जब बृजमोहन जी की रिकॉर्डिंग आप सुना रहे थे जी। देखिए कितने अफसोस की बात है। एक तरफ हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं और राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से चर्चा करे तो उसको कटोरा भीख मांगना कह देते हैं। यानी एक राज्य के अस्तित्व का, उसके मान सम्मान का, उसकी मर्यादा का हम कैसे मजाक बना देते हैं। ये उदाहरण एक बहुत सीनियर, जिनका मैं सम्मान करता हूं, बहुत सीनियर जनप्रतिनिधि के माध्यम से आज सुनने को मिला। जहां तक आपने ऑक्सीजन की बात कही कि अभी हमारे पास सरप्लस दिखता है, प्रोडक्शन जो राज्य में है, और हमारी मांग डेली बढ़ती चली जा रही है। एक कैपेसिटी है आईसीयू बेड्स की, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन लगता है और नए ऑक्सीजन के बेड्स हम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। जहां 6 मेट्रिक टन, 10 मेट्रिक टन, 20 मेट्रिक टन का इस्तेमाल हो रहा था, आज 130, 140, 150 मेट्रिक टन का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी कैपेसिटी अगर 388 के आसपास प्रोडक्शन की है तो हम सरप्लस में दिखते हैं। लेकिन जैसे आईसीयू बेड ज्यादा बढ़ेंगे, जैसे और ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, तो मांग भी राज्य के अंदर बढ़ेगी और व्यवस्थाओं में जो कमी आ रही है उसको पूरा करने के लिए शुरू से आप देखें कि क्या ऑक्सीजन के लिए हम कर सकते हैं। हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें किसी ऑक्सीजन बनाने के प्लांट की या सिलेंडर की हमको जरूरत नहीं है। हम ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट स्थापित कर सकते हैं, जो दूसरी लहर आई उसके पहले ही से हमने अपना काम चालू कर दिया था। वैसे और प्लांट हम स्थापित कर सकते हैं। फिर जहां ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो दिक्कत आ रही है जंबो सिलेंडर्स की, तो वो सिलेंडर्स की व्यवस्था जहां कमी है, हमने केंद्र सरकार से भी बात की कि जो निर्माता है सिलेंडर्स की, उनके पास भी स्टॉक कम है बताया जा रहा है। आप भी इसमें सहयोग करें और सिलेंडर्स हमको मिलेंगे तो फैक्ट्री से अस्पतालों तक सिलेंडरों को पहुंचाने की भी व्यवस्था और उसका बेहतर उपयोग कि जितने हमारे सिलेंडर हैं उनके भरने का रोटेशन ऐसा ना हो कि 50-100 सिलेंडर जब तक खाली नहीं हो जाते तब तक हम फैक्ट्री में भरने नहीं जाते। हम 25-30 सिलेंडर ही जैसे खाली हो जाते हैं तो हम उसको रोटेशन में क्यों नहीं ले आते। फैक्ट्री वालों को हो सकता है सुविधा हो कि एक साथ ले आओ, लेकिन आपात स्थिति में हमको ऐसी भी व्यवस्थाएं करनी है और हर तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर ऑक्सीजन की व्यवस्था हम अस्पतालों में मुहैया करवाएं। ठीक, मैं अरुण जी जुड़ गए। अरुण जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सर आवाज मिल रही है अरुण जी आपको? लगता है कुछ अब बीच बीच में कट जा रही है, थोड़ी सी आवाज आई है अभी आपकी। ठीक ठीक सर, सवाल अगर आपको आवाज पहुंच पाए तो सवाल ये था कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार स्पष्टीकरण देगी क्या आने वाले कुछ दिनों में, कि राज्य को मुहैया कराएंगे, राज्य खुद खरीदेंगे? और सिंहदेव साहब ये कह रहे थे कि अगर हम बातचीत करते हैं केंद्र से तो उसमें बीजेपी को सियासत क्यों नजर आती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, कोरोना के मामले में, इस महामारी के मामले में कभी भी सियासत नहीं की है। आपको मालूम है कि पिछले साल जब फरवरी मार्च में जब कोरोना का प्रकोप बढ़ना चालू हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंट में आकर, सामने आकर कोरोना के खिलाफ देश में लड़ाई का नेतृत्व किया था और देश के सारे राज्यों को, सभी राज्यों को हर प्रकार से मदद, न केवल सरकारों को, आम जनता को मदद देने का काम किया। राजनीति करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया हमेशा। तो वैक्सीन लगेगी सर, सबको ये सवाल है। लॉकडाउन पर प्रश्न 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था करेगी केंद्र सरकार? कांग्रेस ने किया जी। 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो केंद्र सरकार ही व्यवस्था करने वाली है या राज्य सरकारों पर धीरे धीरे छोड़ दिया गया? चरण तक, हाँ, दूसरे चरण तक जी बोलिए सर, बोलिए, बात रखिए अपनी।
हेलो, बोलिए सर, जल्दी से अपनी बात रखिए, समय कम है मेरे पास वैसे भी। अरुण जी, अगर आवाज पहुंच पा रही है जल्दी से बात रखिए। जी जी जी, वास्तव में दूसरे चरण तक 70 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य था और भारत सरकार ने उसके लिए टीका उपलब्ध कराए। राज्य सरकार ने वैक्सीन पर राजनीति की और 70 के स्थान पर केवल 48-50 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ। अदरवाइज यदि कांग्रेस ने राजनीति नहीं की होती वैक्सीन को लेकर तो 70 लाख सभी लोगों को टीका लग गया होता। रही बात आज कोरोना का जो तेजी से प्रसार हुआ है उसके रोकने का, तो राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है और आग लगने के बाद कुआं खोदने का काम किया। मार्च तक कोई तैयारी राज्य सरकार ने नहीं की और इसलिए आज छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति बनी है। लोग इलाज के अभाव में मौत के मुंह में जा रहे हैं। ठीक, राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधा लोगों को उपलब्ध कराने में मैं इसमें आखिरी पर एक रिएक्शन लूंगा। अस्पतालों में जाने के लिए वो कुछ पेपर्स भी दिखा रहे हैं टीएस सिंहदेव जी, पेपर जल्दी से अपनी बात रखिए सर। आखिरी कमेंट फिर मुझे संदीप दवे जी से लेना है। टीएस सिंहदेव जी बोलिए सर जल्दी से। जी, जो अरुण जी बता रहे हैं वैक्सीनेशन का, ये मैं भारत सरकार के ही आंकड़े आपको बता रहा हूं, जिसमें छत्तीसगढ़ को टॉप बता रहे हैं वैक्सीनेशन में। देखिए, जिम्मेदाराना बयान हमको देना चाहिए। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो ओवरऑल वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ को टॉप स्थान में दिखा रहे हैं। 45 साल से ऊपर आयु में राष्ट्रीय औसत यहां है, छत्तीसगढ़ यहां है। ठीक, मैं एक आखिरी कमेंट संदीप दवे जी आपसे लेना चाहता हूं। एक बात और स्वास्थ्य मंत्री ने आज कही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अभी शायद छत्तीसगढ़ में ये पीक नहीं है, अगर टेस्टिंग बढ़ी तो पीक 20,000 प्रतिदिन केस तक भी जा सकता है। तो सर, आप उस हिसाब से क्या हमारी तैयारियां आपको दिखाई दे रही हैं सरकार की, प्रशासन की? नहीं, तैयारियों का स्तर तो हमको सबको, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सबको मिलजुल के ऊपर उठाना ही पड़ेगा। इसमें मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ में हूँ कि हम सबको इस कठिनाई का, इस विपदा का सामना मिलजुल के करना पड़ेगा। ये अकेले सिर्फ और सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती और इसमें जन भागीदारी की भी बहुत आवश्यकता होगी। इस पीक को अगर हमको नहीं पहुंचना है तो सेल्फ डिसिप्लिन उसकी बहुत आवश्यकता है और मैं जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप प्लीज सेल्फ डिसिप्लिन का अपना पालन करें, मास्क पहने, हैंड वॉश करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आखिरी सवाल टीएस सिंहदेव जी, क्योंकि लॉकडाउन अब जल्द खत्म हो जाएगा तमाम जिलों में, उसके आगे की क्या स्ट्रेटेजी है सरकार की? ये पूरा जो संक्रमण का प्रतिशत आ रहा है इसके ऊपर मेरे ख्याल से निर्भर करेगा जी। अभी जो स्थिति दिख रही है कि जहां संक्रमण ज्यादा था वहां घट रहा है, दुर्ग रायपुर में घटा है, लेकिन जहां कम था वहां बढ़ रहा है। बस्तर में जहां 3% से कम संक्रमण था, आज करीब करीब सभी जिले 5% से ऊपर हैं, 15% तक पहुंच रहे हैं। कांकेर में चिंता की बात है, बालोद बढ़ रहा है, महासमुंद बढ़ रहा है। तो जहां ज्यादा था वहां कम हो रहा है, जहां कम था वहां ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रख के निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है सर, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आप तीनों का शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अभी तैयारियां और करनी पड़ेंगी, पीक हो सकता है इससे भी ज्यादा छत्तीसगढ़ में देखने को मिले। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।